जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं दोबारा वही से। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये ला वाला लॉन्ग क्वेश्चन अभी अभी कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट आपको ना फेडरल बोर्ड वालों को एक लॉन्ग भी क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर, उसमें आपको ना एक इक्वेशन दे देता है जैसे ये दी हुई है। कोई एक इक्वेशन अपने पास से बना के वो दे देगा और आपको बोलेगा जी इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख के दिखाएं, यानी केसी में लिख के दिखाएं, जो कि अभी हम लोगों ने किया भी है कि केसी में किस तरह से लिखते हैं। तो आज मैं आपको 2-3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो कोई भी इक्वेशन दे सकता है। यहाँ पे तो उसने 3 दी हुई ना, वो कोई भी दे सकता है, ठीक है। एनी इक्वेशन आपको जो है ना एग्जाम में दे सकता है। तो वो आपको यही बोलेगा कि जो है ना इस इक्वेशंस को आपने सिंपली क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर लिख देना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत आसान है लिखना। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले मैं आपको ये पहली करवा देता हूँ। सबसे पहले उसने यहाँ आपको दिया हुआ है जी सी, फिर दिया हुआ है H2O, और साथ उसने एरो लगा के और यहाँ पे CO और साथ H2 दे दिया। यहाँ पे वो कह रहा है जी इसको आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। प्रीवियस जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं वो ज़रा आप लेक्चर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि हर रिएक्टेंट के पीछे यहाँ पे मोल होता है, हर रिएक्टेंट के पीछे यहाँ पे मोल होता है, हर प्रोडक्ट के पीछे इस जगह पे मोल है, हर प्रोडक्ट के पीछे यहाँ मोल। अगर यहाँ कुछ ना हो, यहाँ पे यहाँ यहाँ, तो फिर इसका मतलब है जो मोल है वो 1 है। जैसा कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन अगर कुछ लिखा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, तो फिर आपने उसको पावर में लिखना था। फिर उसी तरह सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने वही लिखना है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जिसने पीछे वाला लेक्चर लिया उसको ये समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से शुरू होता है, रिएक्टेंट से। ये दोनों रिएक्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट कौन कौन से थे जी, सी, और दूसरा रिएक्टेंट था हमारे पास H2O। ये 2 रिएक्टेंट थे। ला ने कहा है उनको आप प्रोडक्ट इसका यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें। अब इन दोनों के मोल नहीं थे, अगर इनके पीछे कुछ होता तो वह यहाँ पावर में लिख लेते। उसके बाद ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंग्लिश में कहते हैं RF। जैसा कि आपको बताया ये निशान वैसे ही आ गया नीचे, और यहाँ हमारे पास रह गया जी C, और ये वाला नीचे आ गया जी H2O। फिर RF वैसे ही लिखा, इसको ख़त्म करके ये जो निशान आपको दिया हुआ इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और एक कांस्टेंट लगाया जिसे कहते हैं KF। इसको ख़त्म करके ये दोनों लगा दिए। बाकी जी हमारे पास रह गया C रह गया, और जो दूसरी चीज़ रह गई वो जी H2O। यहाँ हमारे पास कीमत आ गई RF की। इज़ वेरी सिंपल, पीछे भी किया है। उसके बाद अब हम लिखेंगे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन था, फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरफ से शुरू होता था, रिवर्स इस तरफ से शुरू होगा। ठीक है, रेट का मतलब स्पीड के, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कहाँ से शुरू होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों है, एक चीज़ है CO और दूसरी चीज़ है जी H2। अब क्योंकि इन दोनों के मोल 1 है, यहाँ पीछे लिखे होते हैं इस जगह पे, तो 1 ही लिख लेंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पावर में कुछ भी नहीं लिखा। फिर जी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंग्लिश में हम कहते हैं, रिएक्शन को R कहते हैं और रिवर्स को छोटा r। ये वाला निशान वैसे नीचे आ गया, और CO वैसे आ गया, और H2 वैसे आ गया। ये चीज़ वैसे आ गई, ये निशान वैसे आ गया, और ये दोनों वैसे नीचे लिख लिए। ठीक होगा। फिर उसके बाद जनाब ये RR, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ एक कांस्टेंट लगाया जिसको KR कहेंगे। क्योंकि पीछे वाला रिएक्शन KF था, इसलिए हम लोगों ने जो कांस्टेंट लगाया था KF था। यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन हमारा रिवर्स है तो इसलिए कांस्टेंट भी R। इसको ख़त्म करके ये दोनों चीज़ें लगा दी, और बाकी हमारे पास रह गया जी CO, और दूसरी चीज़ रहेगी जी हमारे पास H2। ठीक हो गया, समझ आ गया होगा। अब फॉरवर्ड भी आ गया, रिवर्स भी आ गया। फिर आपको पता है वही नो, हम जानते हैं क्या कि द रेट ऑफ, फिर आपने लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। समझ आ गई होगी आपको कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, RF। रिवर्स रिएक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, RR। इज़ वेरी सिंपल। ये जो RF है इसकी कीमत हम यहाँ ऊपर निकाल के हैं, ये पड़ी हुई है। RF की कीमत है जी KF, और साथ क्या है जी C है, और साथ जी हमारे पास पड़ा हुआ है H2O। अब रह गया जी RR। अब RR की कीमत क्या है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी अभी फाइंड की है। RR की कीमत है जी
KR है, और उसके बाद जनाब CO है, ठीक है, और उसके बाद जनाब यहाँ पे रह गया जी H2। ये RR की कीमत हमने, ये वाली RR की कीमत ही RR के नीचे लिख दी। अब ला ये कहता है कांस्टेंट एक साइड पे कर लो, एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है। KF आगे इधर था, ठीक हो गया, KF यहीं पे था, तो फिर ये KR को उठा के हम इस तरफ ले आए, KR इधर आके जी डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास KR तो इस तरफ आ गया ना, तो दूसरी तरफ जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो कौन सी थी, CO रह गया, और हमारे पास रह गया जी H2 रह गया, ठीक हो गया। फिर ये दोनों रकमें इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। ये C इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड, ये H2O इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके H2O भी क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। KF आगे इधर था, ये KR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बराबर के, इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये दोनों वैसे ही आगे, और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे उठा के इस तरफ, कांस्टेंट एक साइड पे हो गए और ये चीज़ एक साइड पे होगी। फिर आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। KF और KR की जगह पे आपने क्या लिखना है जी, KF और KR की जगह पे आपने सिंपली वही चीज़ लिख देनी है जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। और वो क्या है जी, ये जैसा कि देखें जी, KF और KR की जगह पे आपने उसे बता देना है कि इसकी KF और KR इस दोनों का इकट्ठा नाम KC होता है। इन दोनों की जगह पे हम लोग KC लिख सकते हैं, क्योंकि KC किसके बराबर होता है, KF डिवाइडेड बाय KR के। तो इन दोनों की जगह पे हम KC लिख सकते हैं। इन दोनों को ख़त्म किया और इनकी जगह पे क्या लिखा, KC, और बराबर यही चीज़ दोबारा, यानी कि CO, इसके अलावा H2, इसके अलावा जी C है और H2O है। यहाँ पे जी हम लोगों की एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई भी एग्जाम में इक्वेशन आती है ना, तो आपने सिंपल उसको इसी तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। आपने सिंपली इक्वेशन को एक बार फॉरवर्ड में और एक बार रिवर्स में लिख के कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेना है, और ठीक है, बाकियों को एक साइड पे कर लेना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ। ये वाली जो है, ये मैंने अभी आपको करवा दिया, मैं ये करवा देता हूँ, बड़ी सिंपल है। फिर आपने उसी तरह ही सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में क्या था जी, CO था प्लस जी 3H2 था, और इसके अलावा यहाँ पे जी CH4 है और प्लस H2O है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, इक्वेशन थी। अब इसको कैसे हल करना है वो अब आपको नीचे कह रहा है जी, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखें। मैंने आपको आगे भी ये बात कही है कि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी इक्वेशन आपको दे सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं अपने पास से अगर लिख लेता हूँ, मैं अपने पास से यहाँ 5 लिख लेता हूँ, यहाँ जी मैं अपने पास से 7 लिख लेता हूँ, ताकि थोड़ी मुश्किल हो जाए इक्वेशन, आपको तब समझ आ जाएगी। अब ये एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, इसको वो कहता है जी इक्विलिब्रियम में लिखें, तो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वही चीज़, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले आपने जी वही चीज़ जो आप लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, रिएक्शन शुरू कहाँ से होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट से शुरू होता है, वो लिखा। अब रिएक्टेंट कौन कौन से थे, एक तो था ये CO ब्रैकेट में लिखे, और दूसरा हमारे पास था ये H2, ये एटम है, ये जो आगे लिखे होते हैं ये एटम है, तो दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास H2 था। फिर ला ये कहता है कि इनके मोल्स को, अब CO का मोल यहाँ पे क्या था 5, वो यहाँ ऊपर लिख लें। ये आपकी बुक पे नहीं दिया, मैं अपने पास से फर्ज कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम में इस तरह भी तो आ सकता है ना, चेंज कर दिया मैंने खुद ही। इसी तरह ये H2 था दूसरा रिएक्टेंट, और इसके मोल कितने थे 3, तो वो पावर में लिखते हैं H2 के ऊपर, इस तरह से जिस तरह मैंने अभी आपको हल करके दिखाया कि सिंपल दोनों रिएक्टेंट लिख लिए और उनके जो मोल थे पावरों में लिख दिया। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जी RF, और ये वाला साइन वैसे नीचे आ गया, और इसकी जगह पे आगे लिखा है जी CO, ठीक हो गया, और यहाँ पे आ गया जी H2 और 3 वैसे ही आ गया। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को R कहते हैं और फॉरवर्ड को F कहते हैं। ये निशान वैसे नीचे आ गया, ठीक है, और ये दोनों वैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर आपको पता है RF वैसे ही रहा, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और एक कांस्टेंट लगाया जिसे कहते हैं जी KF। इसको ख़त्म करके जो कांस्टेंट लगाया उसे कहते हैं जी KF। इसको ख़त्म करके ये दोनों लगा दिए, बाकी आपके पास आ गया जी CO भी आ गया, और दूसरी चीज़ रह गई है जी H2, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये हमारे पास RF की कीमत आ गई। अब हम फाइंड कर लेते हैं रिवर्स रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द रेट ऑफ रिवर्स। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर से जाके लेक्चर लेना शुरू करें फेडरल बोर्ड वालों, ठीक है, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है सारा कुछ बता दिया था मैंने। फॉरवर्ड रिएक्शन की कीमत आ गई। अब रिवर्स रिएक्शन आपको पता है इस तरफ से शुरू होता है, प्रोडक्ट वाली साइड से,
उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट तो हमारे पास जो है वो H4 है, ठीक है, और हमारे पास बल्कि जो है CH4 है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे का सारा है। अब इसके पीछे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो सारा ये हमारा जितना भी है, अगर आप यहाँ पे देखें तो CH4 उसने लिखा हुआ है, ये हमारा सारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने लिख दिया है। और अगर देखा जाए हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है वो H2O है। H2O हमारे पास जो प्रोडक्ट है, और उसके पीछे 7 मैंने खुद से लिख दिया है। यानी हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट था वो H2O है, और उसके मोल कितने हैं 7, उसे पावर में लिखने। CH4 के मोल सिर्फ एक ही था, इसलिए वहाँ नहीं लिखा, यानी मोल को पावरों में लिखना है। ये अब आपको समझ आ गया होगा, सिंपल था। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन को R कहेंगे और रिवर्स को छोटा r। ये वाला निशान वैसे ही आ गया, और ये चीज़ हमने वैसे ही नीचे उतार दी। CH4 भी वैसे ही आ गया, और ये H2O ये भी वैसे ही आ गया, और पावर भी आ गई, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट ये R हो गया, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और एक कांस्टेंट लगाया जिसे हम कहेंगे जी KR, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन था। इसको ख़त्म करके ये दोनों लगा दिए, ये चीज़ वैसे ऊपर से आ गई नीचे, CH4 वैसे ही आ गया, और इसके अलावा H2O वैसे नीचे आ गया, और ऊपर 7 भी आ गया। ये RR की कीमत आ गई है, ये RF की। तो फिर जैसे पहले किया, फिर आप लिख लें द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के। सबको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिवर्स के बराबर होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग कहते हैं RF, रिवर्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जी RR। अब RF की कीमत हमने ये ऊपर फाइंड की, RF की कीमत ये थी, KF लिखा हुआ था, RF की कीमत में लिखा हुआ था जी KF, और इसके अलावा CO, और फिर 5, और 7 जी H2, और ऊपर 3। ये जी RF की कीमत मैंने यहाँ लिख दी। अब अगर हम बात करें RR की कीमत की, तो RR की कीमत ये ऊपर फाइंड की है, ये पड़ी हुई है, वो है जी KR है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो CH4 है, और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए जी H2O है, और साथ ही ऊपर ये 7 लिखा हुआ है। ये आ गई जी RR की कीमत। फिर कांस्टेंट एक साइड पे कर लो, ये KF इधर था, और ये जो KR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके KR डिवाइड हो जाएगा। KR जब इधर आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया, CH4 रह गया, ठीक हो गया, और बाकी क्या पड़ा हुआ था जी H2O रह गया, ऊपर पावर 7 थी, ये दोनों यहीं पे रह गए। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस तरफ आके डिवाइड हो गए। ये जो CO था ना जिसकी पावर 5 थी, ये भी इधर आके जी डिवाइड हो गया, ठीक हो गया, और ये H2 जो है ये भी इस तरफ आके डिवाइड हो गया, और साथ उसकी पावर भी आ गई। तो अगर आप देखा जाए कांस्टेंट एक साइड पे हो गए, यानी कि ये KF इधर ही था, KR इस तरफ आके जी डिवाइड हो गया, CH4 और H2O और उसकी पावर 7 वो दोनों उधर ही पड़े हुए थे। ये दोनों रकमों को इस तरफ से उठाया, दूसरी तरफ लेके दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगी। हमें पता है KF डिवाइडेड बाय KR, इसकी जगह पे हम लोग KC लिख सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, KF डिवाइडेड बाय KR, इसकी जगह पे मैंने डायरेक्ट KC लिख दिया, और यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ रह गई थी जी वो था CH4 था, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो था जी H2O, ठीक है, और उसकी पावर आई थिंक हमारे पास उसकी पावर थी 7, ठीक है, और इसके अलावा डिवाइडेड बाय अगर हम देखा जाए तो नीचे पड़ा हुआ था CO, और उसकी पावर 5 थी, और इसी तरह H2 था, और 3 था। ये जी हम लोगों की एक पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने KC में लिख दिया। KC का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख दिया है। तो आपको बड़े अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये 3 उसने इक्वेशंस दी हुई थी आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई इतना बड़ा ज़्यादा इशू नहीं था, आप सिंपली इसको लिख सकते थे। तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन को आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना है, या फिर उसको केसी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको ये नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं इक्विलिब्रियम में लिखने के लिए, तो आप उसको सिंपली लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखने के ना 2 मेथड है। एक तो ये जो मैंने अभी आपको करवाया, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला करवा देता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा जी अभी,
उसका नाम है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके यूनिट्स के बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला भी एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पे उसने सिर्फ आपको थोड़ा सा ना ये बताया हुआ कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसके लिए शर्तें क्या है। तो आपको पता है हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए। तीन शर्तें उसने रखी हुई हैं कि ये तीन शर्तें हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आए। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार है उसको अनचेंज करना है, चेंज नहीं होनी चाहिए। वो सिंपल सी बात है, जितने रिएक्टेंट हो उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए। उनकी जो मिकदार है, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त है, तभी इक्विलिब्रियम में होगा ना। जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे ना, तभी इक्वल होगा ना। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर को वो कह रहा है बिल्कुल नहीं छेड़ना। प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, और प्रेशर और वॉल्यूम भी आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन सिंपली पूछ सकता है कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है ना वो क्या होती हैं। ठीक हो गया, किस तरह से हम लोग मतलब अगर कोई भी रिएक्शन है और हम चाह रहे हैं कि उसको इक्विलिब्रियम के अंदर ले आएँ तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो हम लोग बड़े ईजीली यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स के बारे में उसने यहाँ पे बात की है। तो जैसा कि मैंने आपको ये आगे भी बताया था कि कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसने ये कहा हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ब्रैकेट्स में लिखें, और हर एक की जो मिकदार होगी, हर एक का जो यूनिट होगा वो मोल पर DM³ होगा। और केसी का जो यूनिट है डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। वैसे आपने हर एक का यूनिट जो है ना वो मोल पर DM³ लगाना है, और हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट को आपने सिंपली, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ठीक हो गया, बड़ी सिंपल ये वाला टॉपिक है। यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ अभी इसका ओवरव्यू दिया है। इसमें भी आपको उन्होंने ना ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको बताने की कोशिश की हुई है कि आपने इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स में लिख रहा है। यानी पहले हम लोगों ने किया था कि इक्विलिब्रियम के अंदर किस तरह से लिखना है, ठीक हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे लिखी, लेकिन यूनिट नहीं थे। जब वो आपको कह दे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ यूनिट्स भी लिखें, फिर तरीका कुछ और है। अगर वो आपको कह दे कि सिर्फ इक्विलिब्रियम में लिखें तो वो तरीका वो है जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया लॉन्ग क्वेश्चन में, कि इक्विलिब्रियम के अंदर लिखें तो फिर उस तरह लिखना है जिस तरह अभी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया। अगर वो आपको कहता है कि नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ उसके यूनिट्स भी लिखने हैं, तो फिर ये वाला तरीका मैं आपको नेक्स्ट अभी वीडियो के अंदर जो है ना मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया, चैनल पे अगर नए हैं तो बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी नवाजिश होगी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर लिंक शेयर करें। बहुत से स्टूडेंट मैं अभी भी ऐसे देख रहा हूँ सिर्फ खुद ही लेक्चर्स ले रहे हैं, वो आगे अपने जो है ना फ्रेंड्स को नहीं शेयर करते। तो ये बड़ी गलत बात है। बहुत मेहनत से, बड़ी मुश्किल से लेक्चर्स बैठ के तैयार होते हैं, स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, और बैठना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बड़ी मुश्किल होती है इस तरह से सर खपाना, और बदले में आप सब्सक्राइब भी ना करो तो सीधा सीधा दिल तो टूट जाएगा ना। तो दिल तो आपको पता है एक ही होता है, बार बार तो नहीं मिलता, और कोई ऐसी अल्फ़ी है भी नहीं कि जिससे दिल को जोड़ लिया जाए। तो इसलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।